बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 में कुछ टॉपिक मिस थे लेक्चर में, ठीक है। तो स्टूडेंट कहते हैं सर ये भी अपलोड कर दें, ठीक है, ताकि हमारा जो चैप्टर है वो 3 कंप्लीट हो जाए फुल फ्लेज इन ऑल एस्पेक्ट। लास्ट जो लेक्चर अवेलेबल होगा वो डिटर्मिनेंट या फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तक था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टाइम एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। टाइम एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या फ़र्क है? तो टाइम एंड इलास्टिसिटी सप्लाई में हमारे पास 3 तरह का टाइम होता है, वेरी शॉर्ट रन, और उसके बाद शॉर्ट रन, और उसके बाद लॉन्ग रन, ठीक है। वेरी शॉर्ट रन क्या होता है? वेरी शॉर्ट रन को मोमेंट्री और इमीडिएट मार्केट पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर जो सप्लाई होती है वो परफेक्टली इन इलास्टिक रहती है। सप्लाई चेंज नहीं हो सकती, सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती। जो सप्लाई होती है वेरी शॉर्ट रन में वो परफेक्टली इन इलास्टिक रहती है, यानी कि सप्लाई कर्व ये रहती है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। यानी कि जो सप्लाई मार्केट में एक मरतबा आ गई वो दोबारा से इंक्रीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज देयर इज इनएफिशिएंट टाइम टू चेंज आउटपुट। आउटपुट को चेंज करने के लिए टाइम नहीं होता। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, जो हमारी डेली मार्केट होती है, जो हमारी डेली फ्रूट मार्केट होती है या वेजिटेबल मार्केट होती है। अगर हम फ्रूट मार्केट की बात करें तो डेली बेसिस पर सुबह के टाइम फजर के बाद ट्रक आते हैं मंडी में और फ्रूट सारा सारा मंडी में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब वो जो ट्रक एक मतलब सुबह के टाइम आ गया ना, अब जैसे ही वो 7 बजे 8 बजे ट्रक खाली हो जाएंगे, फ्रूट मंडी खाली हो जाएगी, या वो दोबारा से ट्रक नहीं कहेंगे चलो यार हाँ आज तो हम जल्दी फ्री हो गए, वेले हो गए, हम दोबारा भाग के जाते हैं और नई और फ्रूट ले आते हैं। इसका मतलब उस दिन जितने दरख्तों से फल उतरने थे, जितने पौधों से चीजें आनी थी, जितने फ्रूट से आने थे, वो सारा के सारा उस मार्केट में उस दिन का फ्रूट आ चुका। अब अगला फ्रूट जो आएगा वो अगले दिन आएगा। जाहिर बात है जितना फ्रूट पक गया होगा सारा मार्केट में आ गया सेल होने के लिए। अब जो नेक्स्ट फ्रूट होगा वो नेक्स्ट डे आएगा। जैसे जैसे फ्रूट पकते रहेंगे वो मार्केट में डेली बेसिस पर आते रहेंगे। जो डेली बेसिस की सप्लाई है वो इन सफिशिएंट टाइम पीरियड की वजह से वो सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती। जितनी भी मान लें कि हम एक दिन में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, 10,000 kg फ्रूट ले आए मार्केट में, ठीक है। अब 10,000 kg ही मैंने पूरे दिन में बेचना है ना, ये कम हो सकता है ना ये ज्यादा हो सकता है, ठीक है। फिर अगले दिन की सप्लाई हो सकती है 12,000 kg आ जाए या 8,000 kg आ जाए, वो अगले दिन पर डिपेंड करती है। तो जो डेली मार्केट होती है इसकी जो सप्लाई है वो एक मरतबा जो सप्लाई मार्केट में आ जाए वो सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती, चाहकर भी इंक्रीज नहीं हो सकती, ठीक है नहीं। क्योंकि पेरिशेबल गुड की जो सप्लाई होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे जैसे दरख्तों से चीजें आती रहेंगी, पौधों से चीजें आती रहेंगी, हम वैसे वैसे क्या करेंगे, सेल करते रहेंगे। तो ये यहाँ पर वेरी शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट ये है। फिर आगे चलते हैं, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन। इस शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना है, उसके बाद ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन वाली बात आपको समझ आएगी। याद रखिएगा, जैसे अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग में हमारे पास दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक को कहते हैं करंट एसेट्स और एक को कहते हैं नॉन करंट एसेट। ये दो तरह के हम अकाउंटिंग में हमारे पास एसेट होते हैं। करंट एसेट वो होगा, हर वो एसेट जो हमें लेस देन 1 ईयर तक बेनिफिट दे वो करंट एसेट होता है, और हर वो एसेट जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करे मोर देन 1 ईयर वो हमारे पास नॉन करंट एसेट होता है। इसी तरह सेम करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही है। इन दोनों का ताल्लुक करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है, इनका जो बेंच मार्क है वो 1 ईयर है, ठीक है जी। 1 ईयर से कम करंट एसेट, 1 ईयर से ज्यादा नॉन करंट एसेट। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते एक साल से कम कम शॉर्ट रन होगा और एक साल से ज्यादा लॉन्ग रन होगा। याद रखिएगा, हम शॉर्ट रन में हैं या लॉन्ग रन में हैं, इकोनॉमिक्स में इसका ताल्लुक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से होता है। इसकी एग्जांपल देता हूं, हमारे पास 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास जो लैंड थी, मान लो मेरे पास रेंट की लैंड थी, लेबर हमने 3 लेबर से काम स्टार्ट किया, कैपिटल एक मशीन से काम किया, एंटरप्रेन्योर मैं अकेला बिजनेस का मालिक हूं जो बिजनेस चला रहा है। इसका मतलब एंटरप्रेन्योर हमारा फिक्स है, कैपिटल एक मशीन है वो भी फिक्स है, लेबर 3 लेबर हैं वो भी फिक्स है, और लैंड मेरी रेंट की है वो भी फिक्स है, ठीक है। तो चारों फैक्टर मेरे पास
फिक्स है। अगर चारों फैक्टर मेरे पास फिक्स हैं तो मैं इस वक्त अभी शॉर्ट रन में हूँ। किस पर हूँ? शॉर्ट रन पे हूँ। मेरा बिजनेस चल पड़ा, मैंने कहा यार 3 लेबर से गुजारा नहीं हो रहा, मुझे फर्दर 2 लेबर हायर करने पड़ेंगे। मैंने एक्स्ट्रा 2 लेबर हायर कर ली। जैसे एक्स्ट्रा 2 लेबर हायर करी, मेरी जो लेबर है वो वेरी कर गई। अब लेबर वेरी कर गई, लैंड अभी भी रेंट है, फिक्स है, कैपिटल अभी भी एक है, वो भी फिक्स है, एंटरप्रेन्योर मैं अकेला बिजनेस चला रहा हूँ, ये भी फिक्स है। इसका मतलब 3 फैक्टर फिक्स हैं, एक वेरी कर गया, अब एक वेरी कर गया, तो अभी भी हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट रन में ही होंगे। मैंने कहा यार अब तो एक मशीन से गुजारा नहीं हो रहा है, एक और मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो मैंने एक और मशीन खरीदी क्योंकि मेरा बिजनेस ग्रो कर गया। अब की बार मेरी मशीन वेरी कर गई, लेबर पहले वेरी कर गया था, एंटरप्रेन्योर अभी मैं अकेला ही हूँ, और लैंड अभी मेरी क्या है? रेंट पर ही है। इसका मतलब अब 2 वेरिएबल फैक्टर हो गए और 2 फैक्टर फिक्स हैं। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी हम शॉर्ट रन में, अभी भी हम शॉर्ट रन में। मैंने कहा यार बिजनेस ग्रो कर गया, अकेला बिजनेस हैंडल नहीं हो रहा, चलो एक और पार्टनर साथ मिला लेते हैं। तो ये एक और पार्टनर मेरे साथ आ गया और वो भी घर से पैसे लेकर आया होगा। अब हुआ कुछ ये, एंटरप्रेन्योर भी मेरा वेरी कर गया, कैपिटल पहले वेरी कर गया था, लेबर भी वेरी कर गया, और रेंट लैंड अभी भी मेरी रेंट पर ही है, लैंड अभी भी मेरी फिक्स है। तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी हम शॉर्ट रन में। हालांकि चेक करें एक फैक्टर फिक्स रह गया, बाकी तीनों के तीनों वेरी कर गए, अभी भी हम किस पर होंगे? शॉर्ट रन पर होंगे। ठीक है, अब आई आखिरी बारी। वो जो ओनर आया था, एक और पार्टनर आया था, घर से पैसे लेकर आया, हमने क्या किया, वो जो रेंट वाली लैंड थी वो लैंड ही खरीद ली। अब मेरी लैंड भी वेरी कर गया, लेबर पहले वेरी कर गया था, कैपिटल भी वेरी कर गया, एंटरप्रेन्योर भी वेरी कर गया। जब ये चारों के चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरी करेंगे, देन वी आर इन लॉन्ग रन, तब हम लॉन्ग रन में होंगे। तो शॉर्ट रन की डेफिनेशन क्या बनी? अगर एक भी फैक्टर फिक्स रह गया, अगर एक भी फैक्टर फिक्स रह गया, एटलीस्ट वन फैक्टर रिमेन फिक्स। अगर एक भी फैक्टर फिक्स रह गया तो हम शॉर्ट रन में होंगे। ऑब्वियस बात है, 2 होंगे तो शॉर्ट रन नहीं है। लॉन्ग रन में तब ही जाएंगे जब मेरे सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरी करेंगे। ये बात याद रखनी है लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में इसका ताल्लुक टाइम वक्त के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ है कि कितनी जल्दी आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वेरी कर देते हो, कर जाते हो। ठीक है नी? अच्छा, अब बढ़ते हैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लें हमारे पास गारमेंट इंडस्ट्री है और हम गारमेंट प्रोड्यूस करते हैं, शर्ट बनाते हैं। ठीक है जी, मैं क्या करूंगा, अपनी वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के ऊपर अप्लाई करूंगा। मान लो मेरी प्लांट की कैपेसिटी फिक्स है, तो मैं क्या करूंगा, लेबर को जब अप्लाई करूंगा प्लांट के ऊपर, तो जितनी प्लांट की कैपेसिटी होगी, मान लो प्लांट की 100% कैपेसिटी है, जब 100% कैपेसिटी पे प्लांट चले तो मान लें, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो मैक्सिमम 1000 शर्ट प्रोड्यूस कर सकता है, इससे ज्यादा प्लांट के अंदर कैपेसिटी नहीं है चलने की। तो मैं चाहकर भी 1000 शर्ट से आगे प्रोडक्शन कर नहीं सकता क्योंकि मेरे रिसोर्सेज क्या हैं? फिक्स है। रिसोर्सेज फिक्स होने की वजह से एक लेवल तक मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं, उससे आगे मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब शॉर्ट रन में हम चाहकर भी सप्लाई जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट्स वाई कह सकता हूं शॉर्ट रन में जो हमारी सप्लाई होगी वो इनइलास्टिक होगी। ठीक है जी, अब जरा रीडिंग करके आपको बता देता हूँ। Although the plant capacity is fixed, with little alteration in technique of production or with more efficient use of resources, supply can be adjusted up to a little extent and supply is therefore relatively inelastic. कहता है हमारी प्लांट बेशक फिक्स है, लेकिन थोड़ी सी अगर हम एफिशिएंसी से काम करें तो थोड़ी सी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, लेकिन अप टू अ लिमिटेड लिटल एक्सटेंट, थोड़ी सी सप्लाई ज्यादा हो सकती है, उससे ज्यादा सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती क्योंकि रिसोर्सेज हमारे फिक्स है। जबकि लॉन्ग रन में क्या करते हैं, अब लॉन्ग रन में क्योंकि सारे के सारे फैक्टर हमारे वेरी कर रहे होते हैं, जब सारे के सारे फैक्टर हमारे वेरी कर रहे होते हैं तो अगर प्लांट 1 है वो 100% यूटिलाइज हो चुका है तो कोई मसला नहीं है, हम प्लांट 2 बाय कर लेंगे और दोबारा से क्या करेंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, दोबारा से सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में चीजों को वेरी करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, और ऑब्वियस बात है ये हम न्यू प्लांट क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से मैं क्या करूंगा, न्यू प्लांट खरीद लूंगा और सप्लाई इंक्रीज कर लूंगा। ठीक है, इन लॉन्ग रन या लॉन्ग पीरियड all required adjustment can be made including change in structure of building, plant size in order to meet any change in demand। अगर डिमांड ज्यादा आ रही है तो कोई मसला नहीं, मैं एक नया प्लांट भी खरीद सकता हूँ। therefore supply will be highly elastic। तो लॉन्ग रन में क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, हो सकती है, तो हमारी जो सप्लाई होगी वो इलास्टिक होगी।
और शॉर्ट टर्म में सप्लाई इनइलास्टिक होगी। उसकी रीज़न ये है हमारे कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रह जाएंगे, दैट्स व्हाई वी कांट प्रोड्यूस मोर देन वी कांट प्रोड्यूस सप्लाई मोर देन अ सर्टेन लेवल। ठीक है, तो हम सर्टेन लेवल से ज़्यादा सप्लाई प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास टाइम और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट था, और इसकी समरी देख रहे हैं। मोमेंट्री में परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होगी, शॉर्ट रन में इलास्टिक और लॉन्ग रन में इलास्टिक। तो याद रखिएगा ये जो टाइम और इलास्टिसिटी का रिलेशन है, ये टाइम वक्त वाला नहीं है, 1 महीना गुजर गया, 2 साल गुजर गए, नहीं, 4 साल गुजर जाएं, जब तक सारे फैक्टर प्रोडक्शन वेरी नहीं करोगे आप शॉर्ट रन में रहेंगे। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट था टाइम एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। ठीक है जी, अच्छा जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास पार्ट 4 में ये है प्राइस इंस्टेबिलिटी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। प्राइस इंस्टेबिलिटी है क्या? प्राइस इंस्टेबिलिटी का मतलब है प्राइसेस आर मोस्ट वोलाटाइल। कहता प्राइसेस में सबसे ज्यादा चेंज कब आता है? जब हमारे पास सप्लाई और डिमांड दोनों इनइलास्टिक हो। अगर सप्लाई और डिमांड दोनों इनइलास्टिक हैं तो प्राइसेस मोस्ट वोलाटाइल, यानी कि प्राइसेस जो है वो अनस्टेबल रहेंगे, उनके अंदर इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है जी, अच्छा जी। इसको अनस्टेबल कर लो यार जरा। ठीक है, प्राइसेस अनस्टेबल रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों ही इनइलास्टिक होती हैं तभी प्राइसेस मोस्ट वोलाटाइल क्यों होती हैं? अगर डिमांड और सप्लाई इलास्टिक हो तब मोस्ट वोलाटाइल क्यों नहीं होंगी? ठीक है, अच्छा जी, ये एग्जांपल भी पढ़ सकते हो, आपको मैं ग्राफिकली समझा देता हूँ। ग्राफ बनाते हैं, कहाँ पे बना, यहाँ पे 2 ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा, एक ग्राफ बना के देता हूँ, ये वाला बना हुआ। ठीक है, एक ये ले लेते हैं, एक मैं और बनाता हूँ। अब यहाँ पे देखें जो डिमांड है ना और सप्लाई दोनों इनइलास्टिक है। सप्लाई इनइलास्टिक क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कॉर्न है, कॉर्न एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो उसकी जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होने की वजह से, क्योंकि उसकी सप्लाई हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कभी बैड वेदर कंडीशन हो जाता है, कभी गुड वेदर कंडीशन हो जाता है। ठीक है नहीं, तो सप्लाई इनइलास्टिक है, सप्लाई हमारे कंट्रोल में नहीं है। और डिमांड ऑफ कॉर्न इनइलास्टिक, क्योंकि हमने कहा कॉर्न जो है वो बहुत सारे फूड प्रोसेस में कॉर्न यूज हो रहा होता है, तो दैट्स वाई जो कॉर्न है ये इसकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी, यानी कि कॉर्न का कोई हमें तगड़ा सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर डिमांड और सप्लाई दोनों इनइलास्टिक, ये चेक करें, ये डिमांड और ये सप्लाई इनइलास्टिक है, और मान लें सप्लाई किसी वजह से कम हो गई, अगर सप्लाई कम हो गई तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। चेक करें, इक्विलिब्रियम E0 से E1 पे पहुंच गया, तो प्राइसेस में यहां से यहां तक का चेंज आया है। तो ये प्राइसेस में इतना सा सारा सारा चेंज आया, ये था जब इन इलास्टिक डिमांड और सप्लाई हो। अब मैं कंपैरेटिवली बनाता हूं कि अगर इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक सप्लाई हो तो उसमें देखते हैं कितना चेंज आता है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये हमारे पास सप्लाई आ गई इलास्टिक, और ये हमारे पास डिमांड आ गई इलास्टिक। ये हमारा ओल्ड इक्विलिब्रियम हो गया, और ये हमारा ओरिजिनल प्राइस हो गई, और ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि प्रीवियस डायग्राम में चेंज आया था, मैं भी वो सेम चेंज लेकर आया हूँ। सप्लाई में डिक्रीज आया तो मैं भी सप्लाई में डिक्रीज करूंगा, जितना जहां पे सप्लाई में डिक्रीज आया कोशिश करूंगा उतना ही सप्लाई में डिक्रीज लेकर आऊँ, ताकि एनालिसिस जो है तकरीबन तकरीबन सही हो। अब चेक करें, जितना सप्लाई में चेंज आया तकरीबन उतना ही चेंज है, थोड़ा बहुत हो सकता है फर्क लग जाए। अब सप्लाई इन्होंने भी कम की थी, मैंने भी सप्लाई कम की, तो इक्विलिब्रियम मेरा ई से कहां पर चले गया, ई से E1 पे चले गए। अब इस न्यू इक्विलिब्रियम में देखें प्राइस लेवल कितनी इंक्रीज हुई, तो देखें जो प्राइसेस में इंक्रीज आया ना इस न्यू लेवल पर, वो बहुत ज्यादा प्राइसेस में इंक्रीज नहीं आया। ठीक है, तो प्राइस में जो इंक्रीज आया वो सिर्फ इतना इंक्रीज आया। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हमारे पास डिमांड और सप्लाई इलास्टिक हो तो प्राइसेस मोस्ट वोलाटाइल नहीं होती, प्राइसेस में इतना चेंज नहीं होता, लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई इन इलास्टिक हो तो प्राइसेस में ज्यादा चेंज आता है। ठीक है, ये तो ग्राफिकली कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको इसके अलावा एक शॉर्टकट बताता हूँ। हमें पता है जब हमने इन इलास्टिक की डेफिनेशन पढ़ते हैं सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इन इलास्टिक सप्लाई कब होती है? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में चेंज कम आता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन इलास्टिक सप्लाई में प्राइस में चेंज ज्यादा आता है सप्लाई में, और इसी तरह जब डिमांड इन इलास्टिक आती है उसमें भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम आता है, जबकि प्राइसेस में चेंज ज्यादा आता है। तो डिफरेंट डेफिनेशन से भी पता चल जाता है, प्राइसेस से डेफिनेशन से पता चल जाता है कि अगर इन इलास्टिक डिमांड है उसमें भी प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो ग्रेटर आ रहा है,
और सप्लाई हो उसमें भी प्राइस में चेंज ग्रेटर आ रहा है, तो दैट्स वाई डिमांड और सप्लाई जब इनइलास्टिक होती है तो प्राइसिस में चेंज ज्यादा आता है, ठीक है जी। अब ये जो प्राइसेस अनस्टेबल हो गई, प्राइसेस में इंस्टेबिलिटी आ गई, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट ये जो प्राइसेस मार्केट में कभी ज्यादा हो जाएंगे कभी कम हो जाएंगे, गवर्नमेंट प्राइसेस को कैसे स्टेबल करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है। कॉबवेब थ्योरी के लिए थोड़ा सा इसको होल्ड करेंगे, पहले प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट हम खत्म करने के बाद फिर हम आएंगे। अब गवर्नमेंट कैसे प्राइसेस को स्टेबल करेगी? गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज प्राइस स्टेबिलिटी, इसके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम यूज करती है, इसका नाम बफर स्टॉक स्कीम है। ये बफर स्टॉक स्कीम के जरिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस इंस्टेबिलिटी को, अनस्टेबिलिटी को, जो प्राइस अनस्टेबल होती हैं उन प्राइसेस को स्टेबल करती है बफर स्टॉक स्कीम के जरिए। अब बफर स्टॉक स्कीम है क्या, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर तो ये आज वाला लेक्चर ये वाली बात समझ आ गई तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक्स भी कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप कहते नहीं कि वीडियो को लाइक्स कर दें, तो वो क्या दिया करें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक्स भी कर दीजिए, कमेंट्स भी लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।